हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कोल्ड वाटर वर्सेस हॉट वाटर। मतलब हम जो पानी पीते हैं वो पानी कोल्ड होना चाहिए या हॉट होना चाहिए, ठीक है। और इन हॉट और कोल्ड वाटर, इन दोनों में से हम डिफरेंस निकालेंगे इनका, और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा वाटर हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हॉट वाटर काफ़ी बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। जैसे हमें काफ़ी सारी चीज़ों से बचाता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन से हमें प्रिवेंट करता है, कॉन्स्टिपेशन से हमें बचा के रखता है। क्योंकि जब हम हॉट वाटर पीते हैं तो हमें ये डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। इट विल कीप यू हाइड्रेटेड, ठीक है। हमें ये हाइड्रेटेड रखता है, हमें हमारी बॉडी में वाटर की कमी नहीं होने देता, और हमारी बॉडी में से जो टॉक्सिन मटीरियल है उनको बाहर निकालने में और भी ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। जो ब्लड सर्कुलेशन होती है हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन करके रखने में, सर्कुलेट रखने में हमारी हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेस रिलीवर। जो हमारा स्ट्रेस है उसको रिलीव करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब आता है हमारा कोल्ड वाटर के क्या अगर कुछ बेनिफिशियल हैं या उसकी कुछ डिसएडवांटेज है। इट स्लोज डाउन द डाइजेशन। ये क्या करता है, हमारे जो कोल्ड वाटर होता है ये क्या करता है, हमारे डाइजेशन को स्लो करता है। इसलिए बोला जाता है कि हमें मतलब ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, हमें ल्यूक वार्म पानी ही पीना चाहिए, मतलब थोड़ा गर्म पानी ही पीना चाहिए। कि हमारे मेटाबॉलिक रेट को कम कर देता है, हमारी जो हार्ट रेट है उसको भी कम कर देता है। ठंडा पानी पियेंगे तो आपको सर्दी जुकाम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो कोल्ड वाटर है वो ज़्यादा कोल्ड वाटर हमें नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी पिए तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। तो मेरे ओपिनियन से यही है कि अगर आप ल्यूकवार्म वाटर पियेंगे, गर्म पानी पियेंगे, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा कुछ सब्सक्राइबर का आप देख सकते हैं चार्ट। करीब 99% के जो लोग हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। तो प्लीज़, मैं लगभग रोज़ वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हिकअप्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हिचकी आना। ठीक है। हिचकी हमें मतलब हिकअप जो है वो हमें कैसे होते हैं, इनके पीछे का रीज़न क्या है और हम इन्हें कैसे स्टॉप कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। व्हाट आर हिकअप्स। हिकअप्स होते क्या है। हिकअप्स यहाँ पे ऑल्सो कॉल्ड हिचकी इन हिंदी, साउंड ऑफ हिक। ठीक है, हम हिकअप्स को हिंदी में हिचकी भी बोलते हैं। इसमें क्या है, एक साउंड आती है हिक की। ठीक है, आपने कभी एक्सपीरियंस करा होगा, नोटिस करा होगा, तो यहाँ पे हिक की साउंड आती है। हिक की साउंड कैसे आती है, वो हमारे वोकल कॉर्ड्स की वजह से आती है। जब जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो आपस में बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं तो वो हिक की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम हिचकी बोलते हैं। ठीक है, और नॉट अ सीरियस थिंग, ये कोई सीरियस थिंग नहीं है कि आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि हमें हिचकी आ रही है। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि वाई डज दिस हैपन और कॉज, ये हमें किस वजह से होता है। ठीक है, इसके पीछे का कॉज क्या है। इसके पीछे का कॉज है जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। ठीक है, साथ साथ में हम सांस भी ले रहे हैं, हम खाना भी खा रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, हमें हिचकी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हम जब बहुत ज़्यादा कोई कार्बोनेटेड बेवरेजेस पी रहे हैं, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, ये सब ऐसे ड्रिंक हम ये सब ड्रिंक अगर हम पी रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो हिचकी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो हमारे डायफ्राग्राम को, जो हमारा डायफ्राग्राम होता है, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अब इसके पीछे का जो रीज़न है कि हिचकी हमें क्यों आती है, उसके बारे में हम समझेंगे। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको हम अपने ब्रेन से खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री यहाँ पे जो डायफ्राग्राम है, यहाँ पे मैं आपको डायफ्राग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारा, ये लंग्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको लंग्स दिख रहा होगा और यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा लंग्स के नीचे डायफ्राग्राम, रेडिश रेडिश कलर में आपको दिख रहा होगा डायफ्राग्राम। तो ये डायफ्राग्राम क्या करता है, हमारे चेस्ट को हमारे एब्डोमेन से अलग करके रखता है। तो ये हमारा डायफ्राग्राम है। तो ये डायफ्राग्राम, तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो इसमें क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिसमें से हमारी साउंड निकलती है, जो हम बोल पाते हैं, वो हम क्यों बोल पाते हैं, वोकल कॉर्ड्स की वजह से बोल पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा पास आने की वजह से जब उसमें से एयर पास होती है तो वो क्या करते हैं, हिक की साउंड निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिकअप्स या हिचकी बोलते हैं हम हिंदी में। तो ये रीज़न है इसके पीछे, हिकअप्स के पीछे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डायफ्राग्राम, लंग्स। ठीक है, मैं आपको जैसे ये वीडियो दिखा रहा हूँ, जैसे आपको वीडियो में देख सकते हैं, ये लंग्स है ऊपर और ये डायफ्राग्राम है। ये क्या हो जाता है, ये अभी रिलैक्स हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके वजह से जो हिकअप्स की साउंड
हमें आती है। हाउ टू स्टॉप इट, इसको हम स्टॉप कैसे करें, बंद कैसे करें, ठीक है। बहुत सारे रीजंस है, इंटरनेट में आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे हिकअप्स को रोकने के। जैसे कुछ यहाँ पे मेन जो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे प्लेंटी ऑफ वाटर, शॉक मैकेनिज्म, होल्ड द ब्रेथ फॉर अ शॉर्ट टाइम, पुल द नीज अप टू द चेस्ट एंड लीन फॉरवर्ड, ठीक है। प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पीना, जो कि हर घर में ऐसा ही हम करते हैं। जब भी हमें हिचकी आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। शॉक मैकेनिज्म, शॉक मैकेनिज्म में क्या होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कोई भी आपको शॉक मिलता है। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, ठीक है। जब मेरे दोस्त ने मेरे साथ एक मजाक करा था कि उसका जो पैर टूट गया है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को बहुत शॉक मिला था। उस टाइम मेरे को हिचकी आ रही थी, ठीक है, तो उसकी वजह से मेरे को बहुत शॉक मिला था और लिटरली जो मेरी जो हिचकी है वो उसके बाद रुक गई थी, मेरे को पता भी नहीं लगा था। तो ये शॉक मैकेनिज्म बहुत काम कर सकता है। होल्ड द ब्रेथ फॉर अ शॉर्ट टाइम, अपने ब्रेथ को थोड़े टाइम के लिए रोक के रखें, क्या पता आपको जो आपकी हिचकी है वो चली जाए। पुल द नीज अप टू द चेस्ट एंड लीन फॉरवर्ड, एकदम लेट जाइए, अपनी जो नीज है यानी कि जो अपने घुटने हैं उसको चेस्ट तक लेके आइए, ठीक है। ये काम कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, बट ये आप करके देखिए अगर आपको हिचकी आती है तो। ये कुछ ऐसे तरीके थे जिससे आप हिचकी को रोक सकते हो। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आई हो समझने में तो आप प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ डू वी गेट स्लीप, हम कैसे सोते हैं। और ये सोना और जागना कौन रेगुलेट करता है, ये एक हार्मोन रेगुलेट करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, ठीक है। मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा मेलाटोनिन के बारे में जानने के लिए, और भी ज़्यादा जानने के लिए कि मेलाटोनिन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। इस वाली वीडियो में कि मेलाटोनिन का रोल क्या होता है स्लीप वेक साइकिल में, ठीक है, हमें सुलाने में, एक स्लीप में मेलाटोनिन का क्या रोल होता है। इट इज प्रोड्यूस बाय पिनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है हमारा पिनियल ग्लैंड में। इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। हमें पता है मेलाटोनिन का जो मेजर रोल है वो क्या है, हमारी जो स्लीप वेक साइकिल है उसको क्या करता है, रेगुलेट और कंट्रोल करता है। मतलब हमारी जो 24 आवर्स की स्लीप वेक साइकिल है जिसमें हम सोते हैं जगते हैं, ये जो हमारा पूरा साइकिल है ये कौन रेगुलेट करता है, ये मेलाटोनिन हार्मोन रेगुलेट करता है। डार्कनेस कॉजेज द बॉडी टू प्रोड्यूस मोर मेलाटोनिन विच सिग्नल द बॉडी टू प्रिपेयर फॉर स्लीप, ठीक है। जो हम कैसे सोते हैं, अंधेरा करके सोते हैं, ठीक है। हमें नींद कैसे आती है, हमें अंधेरे में नींद नहीं आती, हमें अंधेरे में ही नींद आती है। क्यों आती है, क्योंकि जो अंधेरा है, अंधेरे की वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, मेलाटोनिन रिलीज होता है। क्या होता है, मेलाटोनिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और वो एक सिग्नल भेजती है हमारी बॉडी को स्लीप के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। उसी की वजह से जो मेलाटोनिन रिलीज होता है, डार्कनेस मतलब जो अंधेरा हम कैसे सोते हैं, हम रात में अंधेरा करके सोते हैं, जो अंधेरा है उस अंधेरे की वजह से क्या हुआ, मेलाटोनिन प्रोड्यूस हो गया, और वो मेलाटोनिन क्या करेगा, हमारी बॉडी को सिग्नल भेजेगा स्लीप के लिए, ठीक है। तो ये एक किसका रोल है, मेलाटोनिन का रोल है। लाइट डिक्रीजेज द मेलाटोनिन प्रोडक्शन एंड सिग्नल द बॉडी टू प्रिपेयर फॉर बीइंग अवेक, ठीक है। और आपने कुछ कंडीशन देखे होंगे जैसे इंसोम्निया कंडीशन है, इसमें नींद क्यों नहीं आती, इसमें जो मेजर रोल माना जाता है वो माना जाता है लाइट की वजह से। हम रात को हम पूरी रात को क्या करते हैं, फ़ोन को यूज़ करते हैं, और जो फ़ोन की जो लाइट है वो हमारी आंखों में पड़ती है और वो मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को क्या कर देती है, रोक देती है, डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सिग्नल नहीं भेज पाती स्लीप के लिए और हम जागते ही रहते हैं पूरी रात और हमें इंसोम्निया हो जाता है। Some people who have trouble sleeping having low level of melatonin, it is thought that adding melatonin for supplement might help them sleep, ठीक है। और कुछ लोगों को मतलब ऐसा है कि उनको स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है, उनको उनकी बॉडी में लो मेलाटोनिन लेवल है, तो ऐसा भी ट्रीटमेंट्स है जहाँ पे हम अपनी सप्लीमेंट में मेलाटोनिन को इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी बॉडी में मेलाटोनिन को बढ़ा सकते हैं और अपनी स्लीप साइकिल को अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी सारे मेलाटोनिन के फंक्शंस हैं, रोल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। हेलो दोस्तों, तो इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो लोग टैटू करवाते हैं उनको मना क्यों करा जाता है कि आप ब्लड डोनेट ना करो, या वो खुद ही ब्लड डोनेट नहीं करते। ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे कि उनको मना करा जाता है या वो खुद डोनेट ब्लड नहीं करते, ठीक है। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा हम जानेंगे। जो लोग टैटू करवाते हैं वो ब्लड डोनेट क्यों नहीं करते,
ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड डोनेटेड बाय सच पीपल कैरीज द रिस्क स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड इन रेयर केसेस HIV एंड हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन थ्रू अनसैनिटरी निडल यूज फॉर टैटूज एंड बॉडी पियर्सेस। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टैटू वाले लोग होते हैं जो टैटू करवाते हैं अपनी बॉडी पे, तो उनमें ज़्यादा रिस्क होता है हेपेटाइटिस बी, HIV और हेपेटाइटिस C के इन्फेक्शन होने की, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया निडल के थ्रू, अनसैनिटरी निडल, वो जो इन्फेक्टेड निडल है, अगर उसी निडल से हम किसी और का टैटू करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसके बॉडी में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, HIV जैसे इन्फेक्शन होने के, डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बोलते हैं कि ब्लड डोनेटेड बाय सच पीपल कैरीज द रिस्क, इसलिए ब्लड डोनेट नहीं करते या इनको मना करा जाता है। अब ये जो डिजीज मैंने आपको बताया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, HIV, ये फैलते कैसे हैं? ठीक है, ये फैलते हैं टैटूज के थ्रू। अब टैटूज के थ्रू ये कैसे फैलते हैं? जैसे यहाँ पे 2 कस्टमर है, जैसे एक शॉप है, ठीक है, वहाँ पे 2 कस्टमर आए। पहला कस्टमर है जो कि HIV वायरस, उसकी बॉडी में HIV वायरस है, यानी कि इसको एड्स है। अब नीडल से क्या करेंगे, उसको टैटू करेंगे, ठीक है। जो भी टैटू करने वाला है, जो भी टैटू करने वाला बंदा है, वो उसको टैटू करेगा, टैटू बनाएगा उसकी बॉडी पे, ठीक है। तो वो टैटू वाला बंदा क्या करेगा, टैटू बनाएगा उसके स्किन के ऊपर, ठीक है। वो क्या करेगा, उसकी बॉडी के अंदर उस नीडल को इंजेक्ट करेगा। तो जो नीडल है वो ब्लड कैपिलरीज तक जाती है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज तक जाती है, यानी कि ब्लड में जाती है, यानी कि उस नीडल में जो ब्लड है वो भी टच हो रहा है, ठीक है। अब वो ब्लड में क्या है, उस ब्लड में HIV वायरस है। क्या है? HIV वायरस है। अब जब वही नीडल हम एक हेल्दी यानी कि कस्टमर 2 के लिए भी यूज़ करेंगे, यानी कि जो नीडल हमने कस्टमर 1 के लिए यूज़ करा जो कि एक HIV वायरस था, वही नीडल से अगर हम कस्टमर 2 का टैटू भी करेंगे तो वो जो HIV वायरस है वो उसकी बॉडी में भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ब्लड के थ्रू, ठीक है। एज सिंपल इज दैट। तो ऐसे ये डिजीज टैटूज के थ्रू फैलते हैं। इसीलिए इन केसेस में बोला जाता है जो टैटूड पीपल होते हैं उनको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, या उनको मना कर दिया जाता है कि आप ब्लड डोनेट मत करो। हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे थेरेपी के बारे में जिसका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा आ रहा है और कोविड जैसे डिजीज़ को क्योर करने में काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। उस थेरेपी का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। दिल्ली और मुंबई और काफ़ी कंट्री के अलग अलग जगहों पे इस थेरेपी का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस थेरेपी को हम यूज़ कर रहे हैं जिससे हम कोविड डिजीज़ क्योर कर सकें या कोविड डिजीज़ की जो कंडीशन है उसको हम कम कर सकें, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं इसको, इसका वर्क क्या है, ठीक है। हम एक रिकवर्ड कोविड पेशेंट से ब्लड लेते हैं और उस ब्लड को हम एक सफरिंग जो कोरोना वायरस से सफरिंग है उसके बॉडी में डालते हैं। तो कैसे वर्क करता है और कैसे उस कोविड को, कोरोना वायरस को ख़त्म करता है या प्रिवेंट करता है, उसकी कंडीशन को कम करता है, तो ये जानेंगे इस वीडियो में। प्लाज्मा थेरेपी को हम कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं जो रिकवर्ड कोविड पेशेंट है, ठीक है, रिकवर्ड कोविड पेशेंट और सफरिंग कोविड पेशेंट, यहाँ पे 2 कोविड पेशेंट आपको दिख रहे होंगे। पहला जो ग्रीन है रिकवर्ड कोविड पेशेंट जो रिकवर्ड हो चुका है कोविड पेशेंट से, ठीक है। दूसरा सफरिंग फ्रॉम कोविड, मतलब वो सफ़र कर रहा है अभी भी कोरोना वायरस से, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूं। जैसे एंटीबॉडी, हमारी बॉडी में जो भी वायरसेस होते हैं या जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कोई बैक्टीरिया हो गया या प्रोटोजोआ, कुछ भी हो गया, तो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, उनके अगेंस्ट वर्क करती है, उनके अगेंस्ट वर्क करके उनको ख़त्म करने की कोशिश करती है, ख़त्म करती है, ठीक है। तो ये काम किसका होता है? एंटीबॉडीज़ का होता है। और ये जो एंटीबॉडीज़ है कैसे प्रोड्यूस होती है? ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल्स जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये रिकवर्ड कोविड पेशेंट है। रिकवर्ड कोविड पेशेंट मतलब ये कोरोना वायरस से रिकवर्ड हो चुका है अच्छी तरह से। तो ये रिकवर्ड कोविड पेशेंट है, ये कोरोना से क्या हो चुका है, रिकवर्ड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, और वो जो ब्लड होता है उसमें से हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को अलग कर देते हैं। प्लाज्मा को अलग करने के बाद जो बचता है, यानी कि जो एंटीबॉडीज़, वो क्या करता है, जो कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट फाइट करता है।
अब इसकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुकी है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, ठीक है, मतलब जो कोरोना के वायरस है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई है इसकी बॉडी में, उस एंटीबॉडीज़ को हम, जो पेशेंट है जो सफ़र कर रहा है कोरोना वायरस से, उसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, इसकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो जो वो एंटीबॉडीज़ है वो इसकी बॉडी में जाके उन वायरसेस पे और भी ज़्यादा अच्छी तरह से वर्क करता है और उनको किल करता है और ख़त्म करता है, या उनकी कंडीशन को कम कर देता है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका वर्क होता है प्लाज्मा थेरेपी का। और काफ़ी हद तक जो ये प्लाज्मा थेरेपी है ये इफ़ेक्टिव माना गया है। जैसे एक केस था 49 ईयर ओल्ड मैन का, ठीक है, जिसको कोरोना हो गया था और कोरोना होने के कुछ दिन बाद भी उसको निमोनिया भी हो गया था, टाइप 1, ठीक है। अब निमोनिया हो गया था तो उसको बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में वो चला गया था, उसको वो वेंटिलेटर पे चला गया था। तो यहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ करा गया, ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी से जो रिकवर्ड पेशेंट है उसकी बॉडी में से एंटीबॉडीज़ को लिया। अब एंटीबॉडीज़ हम कैसे लेते हैं? एंटीबॉडीज़ हम लेते हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है। रिकवर्ड कोविड पेशेंट के बॉडी में से हमने ब्लड लिया, उस ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, ठीक है, उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है और वो ब्लड सफरिंग जो कोविड पेशेंट जो कोविड से सफ़र कर रहा है उसकी बॉडी में डालते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमने वैसे ही करा, उस 49 ईयर ओल्ड मैन के बॉडी में हमने जो रिकवर्ड कोविड पेशेंट्स है उससे एंटीबॉडी लेके उसके बॉडी में इंजेक्ट करा। इंजेक्ट करने के बाद जो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ वर्क करने लग गई, तो जो इसकी जो कंडीशन है कोरोना वायरस की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और इसको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना गया। तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और दिल्ली को देखकर और काफ़ी हमारे कंट्री में स्टेट्स को देखकर यूएसए में भी इसको यूज़ करा जा रहा है एज अ कोविड को कम करने के लिए, कोविड को क्योर करने के लिए, और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी माना जा रहा है ये। हेलो दोस्तों, तो इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टैटूज़ के बारे में कि जो हम टैटूज़ कराते हैं अपनी स्किन के ऊपर उनका क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, ठीक है। हम ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और इस वाली वीडियो में हम जानेंगे कि जो टैटू का प्रोसेस है वो कैसे होता है, कैसे हम टैटू को अपनी स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वो स्किन के कौन से लेयर पे जाके इंजेक्ट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि जो टैटू से रिलेटेड डिजीज़ कौन से होते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज़ जानेंगे, जो लोग टैटू करवाते हैं उनको ऐसा बोला जाता है कि वो ब्लड डोनेट नहीं करते या नहीं करना चाहिए उनको। ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न जानेंगे। टैटू क्या है, ठीक है, हम टैटूज़ बनाते हैं, अलग अलग शेप के अलग अलग डिज़ाइन के टैटूज़ बनाते हैं। तो टैटू क्या है, और ये एक इंक होता है जिस इंक में जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। उस इंक को हम निडल के थ्रू अपने स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं एक निडल के थ्रू। और जो निडल है, इट्स निडल इज मोर लाइक अ फाउंटेन पेन की आपने नीब देखी होगी, जो उसकी निडल है वो भी उसी की तरह होती है, ठीक है। डायरेक्टली द इंक इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन, ठीक है। इट इज इंजेक्टेड इनटू द एपिडर्मिस और डर्मिस लेवल ऑफ स्किन, ठीक है। और ये जो इंक है ये हमारे स्किन के डर्मिस लेवल पे जाके हम इसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। डर्मिस लेवल पे पहले आता है हमारा एपिडर्मिस, फिर आता है हमारा डर्मिस लेवल जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आपने जैसे माइक्रोफेजिस के बारे में सुना होगा या वाइट ब्लड सेल, ठीक है, वाइट WBC वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन मटेरियल आया हो या कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया हो जो हमारी बॉडी को हार्म करेगा, तो ये WBC क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वैसे ही माइक्रोफेजिस है, माइक्रोफेजिस ही वाइट ब्लड सेल है, ठीक है। ये माइक्रोफेजिस क्या करता है, अब हमारी बॉडी में कोई चीज़ इंजेक्ट हो रही है, ठीक है। अब बॉडी को अलर्ट मिल गया है कि हमारी बॉडी में कोई चीज़ इंजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो अपना जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल चीज़ आती है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसके अगेंस्ट वर्क करने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और वो माइक्रोफेजिस यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करेगा उस जगह पे जहाँ पे वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि हम अपने हैंड पे बना रहे हैं, ठीक है, अपने हैंड पे बना रहे हैं, वाइट ब्लड सेल है वो हैंड पे आके एक्टिवेट होगा, हैंड पे आके अपना वर्क करेगा, ठीक है। और वर्क कैसे करेगा, ये जो इंक हमने स्किन के अंदर डाली, डर्मिस लेवल पे जो हमने इंक डाली है, ठीक है, तो ये माइक्रोफेजिस आके उस टारगेट एरिया पे जहाँ पे इंक जो है इंजेक्टेड हो रहा है हमारे स्किन के अंदर, उस एरिया पे आके माइक्रोफेजिस वर्क करेंगे और जिस
होल के थ्रू इंजेक्ट हुआ है उस होल को पहले तो वो हील करेंगे। क्या करेंगे? हील करेंगे, ठीक है। इनका काम है हील करना, अपना काम करना, वर्क करना, ठीक है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले माइक्रोफिजिक्स WBC क्या करेंगे? उस एरिया को हील अप करेंगे, हील कर दिया। अब जो इंक हमारे स्किन के अंदर आई, अब वो क्या करेंगे? इस पूरे इंक को, ये इंक हार्मफुल नहीं है, ठीक है। पहले ये इंक हार्मफुल नहीं है, बट ये क्या करेंगे? उस पूरे इंक को ये पूरे इंक को क्या कर लेंगे? इनटेक कर लेंगे। मतलब तो ये पूरे इंक को क्या करेंगे? ये पूरे इंक को खा जाएंगे, ठीक है। तो पूरे इंक को क्या कर जाएंगे? ये खा जाएंगे, ठीक है। बट ये जो इंक है ये हार्मफुल नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? ये इंक है जो हार्मफुल नहीं है, तो ये उस इंक का कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। क्या नहीं कर सकते? इस इंक का कुछ कर नहीं सकते। और ये जो इंक है ये बहुत सारे पिगमेंट से बना है। ये इतने सारे पिगमेंट से बना है कि जो माइक्रोफेजिस हैं ये इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं है। तो ये उस इंक को उसी जगह पे रहने देते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो इंक है वो डर्मिस लेवल पे ही रहता है, और जिस होल के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा है उस होल को ये क्या कर देते हैं? हील अप कर देते हैं, जिसको टाइम भी लगता है करीब इट टेक्स 2 to 4 वीक्स टू हील, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट टेक्स 2 to 4 वीक्स टू हील। और ये जो इंक है ये आपकी स्किन पे फॉरएवर भी रह सकती है। अगर आपको हटाना है तो इसकी एक लेज़र टेक्निक होती है, लेज़र रिमूवल होता है। अब टैटूज़ के भी कुछ डिजीज़ होते हैं, ठीक है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV। जैसे HIV का कौन सा डिजीज़ होता है? HIV का एक वायरस है। किसका वायरस है? एड्स का, ठीक है। एड्स ये कैसे होता है? ये जो निडल होते हैं जिसके थ्रू इंक हमारी स्किन के अंदर डाला गया, वो निडल, अगर वो निडल है इन्फेक्टेड है, ठीक है। अगर एक कस्टमर आया, ठीक है, एक कस्टमर आया उसको एड्स है, ठीक है, यानी कि उसकी बॉडी में HIV वायरस है। अगर वो टैटू करवाता है, ठीक है, उसी नीडल से उसने उसका टैटू करा, अब वो उसी नीडल से दूसरे कस्टमर का भी टैटू करता है, तो वो जो HIV वायरस है जो पहले कस्टमर से आया वो दूसरे कस्टमर के बॉडी में भी चला जाता है, जिसके वजह से HIV वायरस हो जाता है। सेम केस हेपेटाइटिस बी में भी होता है, हेपेटाइटिस सी में भी होता है। जो लोग टैटू करवाते हैं वो ब्लड डोनेट क्यों नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड डोनेटेड बाय सच पीपल कैरीज द रिस्क स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड इन रेयर केसेस HIV एंड हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन थ्रू अनसैनिटरी नीडल यूज फॉर टैटूज एंड बॉडी पियर्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टैटू वाले लोग होते हैं, जो टैटू करवाते हैं अपनी बॉडी पे, तो उनमें ज़्यादा रिस्क होता है हेपेटाइटिस बी, HIV और हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन होने की, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया निडल के थ्रू, अनसैनिटरी निडल, वो जो इन्फेक्टेड निडल है, अगर उसी निडल से हम किसी और का टैटू करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसके बॉडी में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV जैसे इन्फेक्शन होने के, डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बोलते हैं कि ब्लड डोनेटेड बाय सच पीपल कैरीज द रिस्क, इसलिए ब्लड डोनेट नहीं करते या इनको मना करा जाता है। बट USA में इसका एक सोल्यूशन निकाला गया। कैसे? यू मे बी एबल टू डोनेट ब्लड इफ यू गेट योर टैटू एट अ स्टेट रेगुलेटेड टैटू शॉप, ठीक है। USA में इसका सोल्यूशन निकाला गया। कैसे? USA में क्या होता है, स्टेट रेगुलेटेड टैटू शॉप होते हैं, मतलब टैटू शॉप होते हैं जिसको एक स्टेट रेगुलेट करता है। उस एरिया से, उस शॉप से टैटू करवाते हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस शॉप में देखा जाता है और मॉनिटर करा जाता है कि जो टैटू पियर्सिंग है, जो टैटू की प्रैक्टिस है या निडल है, वो अच्छे से यूज़ हो रही है, नहीं हो रही है। हर कस्टमर के लिए एक नई निडल यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ये अच्छे से मॉनिटर करा जाता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन का परसेंटेज है, जो इन्फेक्शन का रिस्क है, वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो उस कंट्री में जो पीपल टैटू करवाते हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी हम कोई मील लेते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, तो हमें पानी कब पीना चाहिए। उससे पहले पीना चाहिए या उसके बाद पीना चाहिए या तुरंत उसी टाइम पीना चाहिए। अगर हम पानी पी भी लेते हैं उस टाइम, तो क्या उस फूड पे इफ़ेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। वाटर है वो डाइजेशन में हेल्प करता है या नहीं करता उस फूड के लिए, तो ये जानेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ डाइजेशन के बारे में, कि जब भी हम कोई फूड अपने बॉडी में लेते हैं तो हम माउथ के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो जो वो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और किसके थ्रू, सलाइवा के थ्रू। सलाइवा क्या करता है, उसको मेस्टिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब वो जो फूड है वो ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। स्टमक में जाता है तो HCl और पेप्सी
पेप्सिन ये सब रिलीज़ होते हैं, ठीक है। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस, ये सब क्या है, एक डाइजेस्टिव जूस है। ये सब क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज में, चाहे वो प्रोटीन हो गया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, इन सब चीज़ों में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे वो जो फूड है उस फूड का जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी में लगे, ठीक है। यानी कि हम कोई भी फूड लेते हैं तो उस पर क्या, वो डाइजेस्टिव जूस उसी टाइम क्या करने लग जाते हैं, एक्ट करने लग जाते हैं। तो अब इसका आंसर हमें मिल गया है कि जो वाटर है हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, वाटर हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम वाटर उसी टाइम लेते हैं, अगर हम मील लेने के तुरंत बाद ही पानी पी लेते हैं, तो जो वाटर है वो क्या करता है, जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है वो उसको डाइल्यूट कर देता है, वो उसको मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा अगर आपको पानी पीना है तो आप कोई भी मील लेने से पहले, यानी कि कोई भी डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट लेने से 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद ले। ये चीज़ इसलिए बोली जाती है कि ताकि डाइजेशन में वो जो वाटर है वो कोई भी प्रॉब्लम ना करे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बर्पिंग के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं डकार लेना, ठीक है। कि डकार जो हम लेते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे हम लेते हैं डकार, क्यों लेते हैं हम, क्या डकार लेना ज़रूरी है या नहीं है। अगर हम डकार नहीं लेते तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। बर्पिंग यूजुअली होता है क्या, मतलब डकार क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कुछ ऐसी गैसेस होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे गैसेस होते हैं जिसको हम अपने माउथ के थ्रू क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डकार लेना, ठीक है। उसको बोलते हैं बर्पिंग। बर्पिंग के कुछ अलग अलग नाम भी हैं, जैसे इरेक्टेशन हो गया और ब्लेंचिंग हो गया, ये सब बर्पिंग के ही नाम है, ठीक है। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बर्पिंग को डकार लेना, ठीक है। तो ये जो गैस है ये हमारी बॉडी में आया कैसे, ठीक है। जो मैंने अभी गैसेस के बारे में बात करी वो मेनली कौन से गैस होते हैं, वो होते हैं दो गैस हमारे मेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन तो हम अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने बॉडी में इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो गैसेस के बारे में बात करी कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे गैसेस होते हैं। अब ये गैसेस आए कैसे हमारी बॉडी के अंदर, उसके बारे में हम समझेंगे। अब जैसे हम कोई भी फूड अपनी बॉडी में ले रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी फूड खा रहे हैं या कोई भी ड्रिंक पी रहे हैं, जैसे पेप्सी हो गई, कोक हो गया, कोई भी थम्स अप हो गया, कोई भी हम बेवरेजेस पी रहे हैं, ठीक है, या हम कोई जैसे गम हो गया, मतलब सेंटर फ्रेश हम च्यू कर रहे हैं, तो उस टाइम जब ये सब करते हैं ना, तो हमारे साथ में हम उस टाइम में फूड तो अपनी बॉडी में ले रहे हैं, बट उसके थ्रू कुछ गैसेस भी हमारे बॉडी में आती हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यही बिवरेजेस का, मतलब कोई ड्रिंक हो गया, जैसे कोक या पेप्सी या थम्स अप हो गया, उसमें क्या होता है, इनकी जो पैकिंग होती है उसमें क्या होता है, CO2 मिक्स होता है। तो हम जब भी हम ये पीते हैं तो हमें सभी को ये बहुत कॉमन है कि हमें बार बार बर्पिंग होती है, डकार आती है। हमें क्यों आती है, क्योंकि जो हम ड्रिंक ले रहे हैं उसके साथ में हमारी बॉडी में क्या जा रही है, एक गैस जा रही है। वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब वो गैस हमारी बॉडी में हुई, अब उस गैस को हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से रिलीज कराने के लिए अपने माउथ के थ्रू उसको हम बाहर भेजते हैं उस गैस को। अगर हम उस गैस को बाहर नहीं भेजेंगे, अगर बर्पिंग हम नहीं करेंगे, डकार हम नहीं लेंगे, तो क्या होगा हमारी, तो ये जो बर्पिंग है ये किस पे इफेक्ट करता है, ये करता है डाइजेशन पे इफेक्ट करता है। जो बर्पिंग होती है, अगर हम बर्पिंग नहीं लेंगे तो ये हमारे डाइजेशन पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसलिए बोलते हैं कि बर्पिंग, डकार ये सब लेना चाहिए। ये कोई मतलब इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस है, ठीक है। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। बर्पिंग में क्या होता है, हम कुछ गैस को अपनी बॉडी से रिलीज कराते हैं थ्रू माउथ, ठीक है। वो गैसेस कौन से होते हैं, वो गैसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मेनली, ठीक है। और ये गैसेस आते कैसे, ये गैसेस आते हैं फूड के थ्रू या कोई भी ड्रिंक के थ्रू। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने एग्जाम्पल लिया, कोई भी हम ड्रिंक पीते हैं तो उसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी में जाता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में है, यानी कि वो गैस हमारी बॉडी में है। अब वो बॉडी में तो रहेगा नहीं, रहेगा तो अगर वो बॉडी में ही रहेगा तो वो क्या करेगा, हमारे फूड पे इफेक्ट करेगा, फिर वो डाइजेशन को इनडाइजेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए जो गैसेस हैं उसको हम डकार के थ्रू अपने बॉडी से, यानी कि माउथ के थ्रू बाहर भेज देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोसेस है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि जब भी हम कोई डिनर खाते हैं, जब भी हम कोई मील लेते हैं, तो हमें नींद क्यों आने लग जाती है। तो उसके पीछे के रीज़न के बारे में आज हम समझेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे एक हार्मोन आ जाता है सेरोटोनिन, ठीक है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है सेरोटोनिन, ठीक है। सेरोटोनिन मेलाटोनिन आपको सेम सेम लग रहा होगा, बट मेलाटोनिन क्या है, मैंने मेलाटोनिन के बारे में भी वीडियो बना रखी है, आप आई बटन में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का काम क्या है? सेरोटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राउजीनेस, स्लीपिंग, मतलब जो हमें टायर्डनेस फील होती है, हमें लेजीनेस फील होती है, हमें खाना खाने के बाद नींद सी आने लग जाती है, वो कौन से हार्मोन की वजह से होता है? वो होता है सेरोटोनिन हार्मोन के वजह से। और ये जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन्स में और हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जो सेरोटोनिन है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ड्राउजीनेस यानी कि स्लीपिंग के लिए, कोई भी मील लेने के बाद। और यही कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इंटेस्टाइन में और ब्रेन में। अब सेरोटोनिन को प्रोड्यूस कौन करवाता है? इसको प्रोड्यूस करवाता है ट्रिप्टोफैन। कौन प्रोड्यूस करवाता है? ट्रिप्टोफैन, ठीक है। हम समझेंगे ट्रिप्टोफैन क्या है और ट्रिप्टोफैन कैसे खुद प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रिप्टोफैन इज एन इसेंशियल टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, डेट नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी। अब ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन हम सभी को पता है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, अमीनो एसिड की चेन से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन भी क्या है? एक अमीनो एसिड है, एक ऐसा अमीनो एसिड जो कि इसेंशियल टाइप ऑफ अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है कि वो अमीनो एसिड हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, हम उसको बाहर से अपनी बॉडी में डालते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए वो ज़रूरी है, बट वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं? उसको बाहर से लेते हैं किसी भी फूड के थ्रू। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, जैसे एग में प्रोटीन होता है। प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड में क्या है? अमीनो एसिड क्या है? ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन के वजह से ही सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो सेरोटोनिन है उसके वजह से हमें नींद आती है कोई भी मील लेने के बाद। अब मील लेने के बाद कैसे नींद आती है? क्योंकि जो कोई भी रिच फूड होता है, जैसे अभी हमने एग्स में क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड क्या है? ट्रिप्टोफैन है, ठीक है। तो ये ट्रिप्टोफैन क्या करता है? सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। तो सेरोटोनिन का काम क्या है? जो हमें लेजी फील होता है वो किसके वजह से फील होता है? सेरोटोनिन के वजह से। और यहाँ पे सेरोटोनिन बनता है हमारे ब्रेन इंटेस्टाइन में, और जिसकी वजह से हमें कोई भी मील लेने के बाद, डिनर लेने के बाद हमें नींद आती है, ठीक है। तो ये है इसके पीछे का रीज़न। ट्रिप्टोफैन की वजह से सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, सेरोटोनिन की वजह से हमें नींद आने लगती है कोई भी मील लेने के बाद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा कुछ सब्सक्राइबर का आप देख सकते हैं चार्ट। करीब 99% के जो लोग हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है। तो प्लीज़, मैं लगभग रोज़ वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैस्टरबेशन के बारे में। मैस्टरबेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी मिथ्स हैं, आज उन सभी क्वेश्चंस या मिथ्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब कुछ जानेंगे कि मैस्टरबेशन होता क्या है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हाट इज मैस्टरबेशन। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर किसी को पता ही नहीं कि मैस्टरबेशन होता क्या है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि मैस्टरबेशन होता क्या है। मैस्टरबेटिंग करने के बाद हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डज इट हैव एनी इफेक्ट ऑन योर बॉडी? हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट है इसका? व्हाट आर द मिथ्स? मैस्टरबेशन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं, तो उन मिथ्स के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे और तोड़ेंगे भी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि व्हाट इज मैस्टरबेशन। मैस्टरबेशन होता क्या है, ठीक है। नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को मैस्टरबेशन के बारे में पता होगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने जेनिटल पार्ट्स को रब करके, टच करके, ठीक है, कुछ और करके प्लेजर फील करते हो और ऑर्गेज्म फील करते हो, तो उसको हम बोलते हैं मैस्टरबेशन, ठीक है। अगर एक मेल है तो वो अपने जेनिटल पार्ट जैसे कि पीनस हो गया, टेस्टिस हो गया, उनको रब करके, टच करके, ठीक है, वो प्लेजर फील करेगा, ठीक है। अगर वो फीमेल है तो क्लाइटोरिस हो गया, वजाइना हो गया, निपल्स हो गए, वो उनको टच या रब करके प्लेजर फील करेगी या ऑर्गेज्म फील करेगी, ठीक है। और इन दोनों केसेस में एक इजैकुलेशन होता है। इजैकुलेशन मतलब एक फ्लूइड लाइक मटेरियल मैस्टरबेटिंग करने के बाद बाहर रिलीज होता है, ठीक है। वो मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में वो वजाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, यानी कि मैस्टरबेशन में इजैकुलेशन होता है, ठीक है। इजैकुलेशन मतलब कोई भी फ्लूइड लाइक मटेरियल है वो जेनिटल पार्ट से बाहर निकल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी आफ्टर मैस्टरबेटिंग। मैस्टरबेटिंग करने के बाद हमारी बॉडी में ऐसा होता क्या है? क्या हम अच्छा फील करते हैं या हम बुरा फील करते हैं? तो बेसिकली होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मैस्टरबेशन जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। वो हार्मोन्स क्या होते हैं? जैसे कि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, प्रोलैक्टिन। ये हार्मोन के वजह से हम क्या करते हैं? एक प्लेजर फील करते हैं,
हम क्या करते हैं, एक प्लेजर फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, ऑर्गेज़म आता है हमें। जैसे डोपामिन हो गया, डोपामिन क्या है, एक हैप्पीनेस हार्मोन है, ठीक है। तो ये सब हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, आपको मैस्टरबेशन के बाद क्या कर रहे हैं, प्लेजर फील करा रहे हैं, आपके मूड को और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इट अफेक्ट्स योर मूड, ठीक है। ऑल दीज जितने भी ये जो हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, ऑल दिस गिव अ सेक्सुअल प्लेजर और ऑर्गेज़म, ठीक है। प्रोलैक्टिन, यहाँ पे एक प्रोलैक्टिन है, आपको लग रहा होगा प्रोलैक्टिन तो फीमेल में होता है, जब प्रेगनेंसी के बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है तब होता है, तब रिलीज होता है, बट ऐसा नहीं है। प्रोलैक्टिन मेल में भी पाया जाता है, प्रोलैक्टिन के शॉर्ट क्वांटिटी में मेल में भी पाया जाता है, ठीक है। बेसिकली इन सभी का काम क्या है, आपको प्लेजर फील कराना, आपको हैप्पी फील कराना, आपकी मूड को अच्छा कर देना, ठीक है बेसिकली। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि डज इट हैव एन इफेक्ट ऑन योर बॉडी, क्या इसका कोई इफेक्ट है आपकी बॉडी पे, अगर है भी तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उन दोनों के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है हमारे। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे पॉजिटिव के बारे में। अगर कोई भी मैस्टरबेशन का हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जैसे कि स्ट्रेस रिलीवर होता है, बेटर स्लीप, इंप्रूव सेक्स, बूस्ट कॉन्सेंट्रेशन, प्रिवेंट यू फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर, ये इसका मेन है, जो प्रिवेंट यू फ्रॉम प्रोस्टेट कैंसर। अगर कोई इंसान है वो मैस्टरबेशन बहुत कम करता है तो उसमें जो प्रोस्टेट कैंसर के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मैस्टरबेशन करते हैं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपने टेंशन को दूर करने के लिए, ठीक है, एक बेटर स्लीप के लिए या इम्प्रूव सेक्स के लिए। ये सभी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव चीज़ है मैस्टरबेशन के लिए, ठीक है। अब नेगेटिव चीज़ पे आ जाते हैं। नेगेटिव चीज़ पे यहाँ पे सबसे पहला तो गिल्ट, ठीक है। मैस्टरबेशन करने के बाद जो सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ आती है वो गिल्ट, कि हमें गिल्ट होता है कि मैंने ये क्यों किया। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, गिल्ट आती है कि मैंने मैस्टरबेशन क्यों किया, ठीक है। एक टाइम पे जब हम मैस्टरबेशन करते हैं तो 1-2 मिनट के लिए आपको बहुत प्लेजर फील होता है, बहुत ऑर्गेज़म आता है, ठीक है, बहुत अंदर से खुशी आती है, बट उसके तुरंत जब आपने मैस्टरबेशन खत्म कर दिया, ठीक है, उसके तुरंत बाद आपको एक गिल्ट होता है, एक आपका एक गिल्ट होता है कि क्यों किया मैंने, ठीक है। क्योंकि एक मैं बोल सकता हूँ ये एक टाइप का ग्राफ है। ग्राफ कैसे, जैसे ही आपने मैस्टरबेशन किया तो आपका जो हैप्पीनेस हार्मोन है वो एकदम पीक पे चला जाता है, एक हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है। जैसे ही मैस्टरबेशन खत्म हो जाती है तो ये हार्मोन का लेवल है वो क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से आप गिल्ट भी फील करते हो, ठीक है। तो ये नेगेटिव चीज़ है। डिस्टर्बिंग डेली लाइफ, अगर ये मैस्टरबेशन आप डेली बेसिस पे करते हो तो ये आपको आपकी जो लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। रिलेशनशिप इफेक्ट, मैस्टरबेशन आपके पार्टनर और आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप मैस्टरबेशन कर रहे हो और आप इंटरकोर्स से बच रहे हो, ठीक है, तो वो आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस ला सकती है और भी चीज़ें हो सकती है। एडिक्शन टू मैस्टरबेशन कैन कॉज यू टू स्किप क्लासेस, फैमिली एंड फ्रेंड्स मीटिंग, ठीक है। मैस्टरबेशन का एडिक्शन नहीं होने देना है। अगर एडिक्शन होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ख़राब होगी, आपका पढ़ाई से मन उठेगा, ठीक है। अगर आप एडिक्टेड हो मैस्टरबेशन से तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा, क्लासेस लेने में मज़ा नहीं आएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स से मीटिंग करने में मज़ा नहीं आएगा, आप अपने में ही मैस्टरबेशन से रिलेटेड जितने भी आपके थॉट्स दिमाग में आते जा रहे हैं, तो मतलब ये मैस्टरबेशन से आपको एडिक्ट नहीं होना है। अब हमारा आता है चौथा क्वेश्चन, व्हाट आर द मिथ्स, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि मिथ्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे मिथ्स हैं, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे मिथ्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि मैस्टरबेशन से ये होता है, ये होता है, हमें नहीं करना चाहिए, तो उनके बारे में हम समझेंगे। तब यहाँ पे बहुत सारे मिथ्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे पहला मिथ, फिजिकल वीकनेस, ठीक है, लोग बोलते हैं मैस्टरबेशन करने के बाद फिजिकल वीकनेस आ जाती है, आप कमज़ोर हो जाते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ब्लाइंडनेस। अब आता है हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब, इरेक्टाइल का मतलब क्या होता है, इरेक्टाइल का मतलब होता है कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या मैस्टरबेशन में, ठीक है, मेल में जो पीनस होता है उसका जो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में क्या होता है कि जो पीनस है वो एनलार्ज नहीं हो पाता, ठीक है, वो एनलार्ज ही नहीं हो पाता, बड़ा ही नहीं हो पाता। लो स्पर्म काउंट, मैस्टरबेशन जो बोलते हैं कि जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है। हेयरी पाम्स, आपके पाम्स में बाल वगैरह आ जाते हैं। अफेक्ट ऑन वर्कआउट, अफेक्ट ऑन स्टेमिना, मेंटल इलनेस, तो ये सारे क्या मिथ्स हैं, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं मैस्टरबेशन से इफेक्ट होता है स्टेमिना पे, वर्कआउट पे, परफॉर्मेंस पे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये बहुत ही बड़ा मिथ है, ठीक है। मेंटल इलनेस, इनफर्टिलिटी, इंपॉर्टेंस लेटर इन लाइफ, आगे बढ़कर आप इनफर्टाइल हो जाते हो, ठीक है, तो ये सारे क्या है मिथ्स। इसमें हम एक और चीज़ जान लेते हैं कि जो मैस्टरबेशन है उसका इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन पे कितना पड़ता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन को मैं टी लेवल भी बोलूँगा, आप कंफ्यूज मत होना, टेस्टोस्टेरोन इज इक्वल टू टी लेवल, ठीक है। मैस्टरबेशन का इफेक्ट टेस्टोस्टेरोन पे बहुत कम पड़ता है, ठीक है,
लोग बोलते हैं कि मैस्टरबेशन का जो इफेक्ट है वो टेस्टोस्टेरोन पे पड़ता है। अगर उसमें पड़ता भी होगा तो वो बहुत टेम्परेरी के लिए पड़ता है, ठीक है। अगर मैं वर्कआउट से रिलेटेड बात करूँ, ठीक है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो जो टी लेवल क्या है को मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करती है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप मैस्टरबेशन करते हैं तो आपकी मसल नहीं ग्रो करेगी, बट ऐसा नहीं है। मैस्टरबेशन का इफेक्ट टी लेवल पे बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगर होता भी है तो वो बहुत टेम्परेरी के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग आप मैस्टरबेशन करते हो तो आपकी मसल ग्रोथ नहीं होगी, तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन है कि मैस्टरबेशन क्या एक हेल्दी एक्टिविटी है। सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत सारे सेक्स थेरेपिस्ट भी बोलते हैं कि मैस्टरबेशन क्या एक हेल्दी सेक्स एक्टिविटी है, जो कि एक रेगुलर बेसिस पे अगर आप करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर बेसिस का मतलब ये नहीं कि आप दिन में 4-4, 5-5 बार कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक रेगुलर बेसिस में कर रहे हो या हफ्ते में 1 बार कर रहे हो, हफ्ते में 2-3 बार कर रहे हो, नॉर्मल है, ठीक है। बट इसको अपने माइंड पे आपको सवार नहीं होने देना, आपको एडिक्ट नहीं होना, ठीक है। ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, नॉर्मल हेल्दी एक्टिविटी है, ठीक है, जिसका कोई इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता आपकी बॉडी पे, बल्कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हॉट वाटर के बारे में कि सर्दियों का टाइम वैसे भी आ चुका है, तो क्या हमें सर्दियों में गर्म पानी से नहाना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। इसका आंसर सभी देंगे कि हाँ, गर्म पानी से नहाना चाहिए। हम सभी गर्म पानी से ही नहाते हैं, क्योंकि ठंडे पानी से नहाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ठंड पड़ रही है, ठीक है। बट क्या गर्म पानी से हम जो नहाते हैं कि वो गर्म पानी कितना गर्म होना चाहिए? एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए या बहुत ज़्यादा गर्म पानी होना चाहिए? तो इसका आंसर मैं देना चाहूँगा कि वो जो गर्म पानी है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा गर्म हुआ, अगर वो टू हॉट वाटर हुआ, तो वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। डैमेज कैसे करेगा? जैसे हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वाइट वाइट कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं ड्राइनेस की वजह से, ठीक है। इसमें होता क्या, ये जो गर्म पानी है, जो टू हॉट वाटर होता है, ये कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है? तो होता क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से नहाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो पोर्स होते हैं स्किन के वो खुल जाते हैं। उस पोर के खुलने की वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में नरिशमेंट होती है, जो स्किन में नरिशमेंट होती है, वो नरिशमेंट बाहर चली जाती है, वो सारी नरिशमेंट निकल जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी स्किन है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि जो सर्दियों में हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें हॉट वाटर से नहीं नहाना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है कि आप ना ज़्यादा ठंडे पानी से नहाओ, ना ही ज़्यादा गर्म पानी से। एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से आप नहाओ, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा। हेलो दोस्तों, तो इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टिमुलेंट ड्रग्स के बारे में। जो स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं उनका क्या इफेक्ट होता है बॉडी पे, और वो कौन कौन से ड्रग्स हैं, और उन ड्रग्स का नाम क्या है। स्टिमुलेंट मतलब कोई भी चीज़ को स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट मतलब बढ़ाना, स्पीड अप करना, ठीक है। स्टिमुलेंट डिप्रेसेंट का अपोजिट है, क्योंकि ये स्टिमुलेंट क्या करता है, स्पीड अप करता है, बढ़ाता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। इट स्टिमुलेंट CNS, ये क्या करता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको क्या करता है, स्पीड अप कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने बताया था, जो ब्रेन है वो क्या करता है, मैसेज भेजता है। तो ये क्या करता है, जो मैसेज वाले प्रोसेस को क्या करता है, स्पीड अप कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा अलर्ट महसूस करते हैं। हमारा जो हार्ट बीट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एड्रेनलिन ग्लैंड है वहाँ पे से और भी ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। रिड्यूस एपेटाइट, जो हमारी भूख है उसको रिड्यूस कर देता है। स्लीपलेसनेस, एंजाइटी, पैनिक, ये सब चीज़ें हमें अफेक्ट होने लग जाती है हमारी बॉडी में। स्टिमुलेंट ड्रग्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एम्फेटामाइंस, कैफीन, निकोटीन, कोकेन, ये सब क्या है, स्टिमुलेंट ड्रग्स के एग्जाम्पल्स हैं। हेलो दोस्तों, तो इस वाली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में, कि डिप्रेसेंट ड्रग्स होते क्या हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी पे, ठीक है। तो उसके बारे में आज थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। डिप्रेसेंट में क्या होता है, इट एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जा क्या करते हैं,
अटैक करते हैं, ठीक है, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, मतलब स्लो डाउन कर देते हैं। अब हमारा CNS जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसका काम क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है थिंक करने के लिए, कोई बिहेव करने के लिए या एंगर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वो इसी चीज़ को क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। अब ये स्लो डाउन कर देगा तो हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से सोच नहीं पाएंगे, हम किसी भी चीज़ का कोई भी बिहेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, जैसे ब्रेन में कोई सिग्नल गया, ठीक है, अब वो सिग्नल गया तो अब उस सिग्नल का रिप्लाई अब ब्रेन करेगा। अब ये क्या कर देता है, ब्रेन में वो जो सिग्नल वो भेज रहा है, ठीक है, ब्रेन में जो सिग्नल आ रहा है, अब जब वो सिग्नल भेजेगा तो उसकी जो स्पीड है उसको क्या कर देता है, ये डिप्रेजेंट ड्रग्स क्या कर देते हैं, उसको स्लो डाउन कर देते हैं। मैसेज भेजने का जो प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। तो इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे। हमारा जो ब्रेन है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, कोई भी चीज़ को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। डिप्रेजेंट ड्रग्स का काम ये होता है। तो ये इफेक्ट होते हैं डिप्रेजेंट ड्रग्स के। और कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं डिप्रेजेंट ड्रग्स के, जैसे अल्कोहल, ओपिएट्स, कैनाबिनीज, GHB, मॉर्फिन्स। ये सब क्या है, डिप्रेजेंट ड्रग्स हैं, ठीक है। तब ये इनके एग्जांपल्स हैं, डिप्रेजेंट ड्रग्स के एग्जांपल्स हैं ये सारे। हेलो दोस्तों, तो इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलुसिनोजन ड्रग्स के बारे में, कि हेलुसिनोजन ड्रग्स का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है और कौन कौन से ड्रग्स होते हैं हेलुसिनोजन वाले। अब हेलुसिनोजन ड्रग्स, ठीक है, डील विद इमेजिनेशन नॉट रियलिटी। मतलब हेलुसिनोजन वाले जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, इमेजिनेशन में हमारे ब्रेन को भेज देते हैं, ठीक है। एक ऐसी इमेजिनेशन जिसका कोई भी रियलिटी से कनेक्शन नहीं है, ठीक है। समटाइम्स यू हैव यूफोरिया मतलब हम एक अलग ही हैप्पीनेस की स्टेट में चले जाते हैं, जो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करने लग जाती है, हम बहुत ज़्यादा खुश फील करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, संजू मूवी आपने देखी होगी, उसमें जो ड्रग्स लेता था संजय दत्त, ऐसी टाइप के ड्रग्स होते थे, ठीक है। आपने एक सीन में देखा होगा जिससे वो ड्रग्स लेता है, चारों तरफ फूल वगैरह खिलने लग जाते हैं, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। तो वो यही ड्रग्स होते हैं जो कि एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील करवाता है, ठीक है। इमोशनल ब्रेकडाउन, इसमें क्या होता है, हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है कि ये हमारी बॉडी पे, क्योंकि ये हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा अटैक कर लेता है, हमारी ब्रेन को एक तरह से ये कैप्चर कर लेता है और उस पर खुद का कंट्रोल जमाता है। डिस्टॉर्ट योर सेंस, हमारे जो सेंस है, सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ थिंकिंग, सेंस ऑफ एवरीथिंग, उसको क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, ख़राब कर देता है। हम कुछ भी ढंग से सोच नहीं पाते। और हेल्यूसिनोजन ड्रग्स के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैटामाइंस, मैजिक मशरूम्स, LSD, कैनाबिनीज, PSP। ये क्या है, हेल्यूसिनोजन ड्रग्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। जिस भी न्यूज़ चैनल पे आप देखो तो उस टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे कि वो है क्या। और उस टॉपिक का नाम है ड्रग्स। आपने सुना ही होगा, आजकल बहुत ज़्यादा ड्रग चल रहा है, ठीक है। तो वो ड्रग के बारे में जानेंगे कि ये ड्रग है क्या, ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में आज जानेंगे। कुछ देर पहले आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो शख्स मुझे ड्रग दो ऐसे हरकतें कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो शख्स है वो ड्रग्स लेता है, ठीक है, बट जो उसकी हरकतें हैं ना, वो एक ड्रग्स एडिक्ट जैसी हैं, ठीक है। अगर आप एक ड्रग एडिक्ट हो तो आपकी भी हरकतें उस इंसान जैसी हो सकती हैं। तो ड्रग्स से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। इस वाली वीडियो में हम जानेंगे कि जो ड्रग्स है क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं बॉडी पे, ड्रग्स कितने टाइप्स के होते हैं और हमारे ब्रेन पे ड्रग्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे ब्रेन पे प्लस हमारी पूरी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जानेंगे हम। तो हम ड्रग्स के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ड्रग्स होते क्या हैं, ठीक है। दे आर केमिकली मॉडिफाइड केमिकल्स। ड्रग्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनको मॉडिफाई करके एक पर्टिकुलर केमिकल बनाते हैं, ठीक है। दे आर कॉमनली यूज्ड एज अ मेडिसिन एंड इन ट्रीटमेंट। हम वैसे ड्रग्स को हम एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, हम ट्रीटमेंट में भी ड्रग्स को यूज़ करते हैं, बट कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इलीगली उसका ट्रांसपोर्ट करा जाता है, इलीगली उसको यूज़ करा जाता है, ठीक है। और वो जो ड्रग्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बट तब भी वो लोग लेते हैं, ठीक है। इट कॉजेज बोथ फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी चेंजेस इन द बॉडी, ठीक है।
जो ड्रग है वो हमारी बॉडी पे फिजियोलॉजी तो चेंजेस लाता ही है, बट साइकोलॉजी भी चेंजेस लाता है। हमारी ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है वो। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो सिस्टम बिहेव करने के लिए, थिंक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उसको क्या करता है, उसी को डायरेक्ट जाके इफेक्ट करता है। ठीक है, जो ये ड्रग्स होते हैं, इट कैन बी कंज्यूम्ड थ्रू इनहेलेशन, स्मोकिंग, एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन, इंजेशन एंड मैनी मोर। ठीक है, हम इसको काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से ले सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ ड्रग्स जो पाउडर वाले ड्रग्स होते हैं वो कुछ लोग नोज से लेते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ में, कहीं पे देखा होगा, स्मोकिंग के थ्रू लेते हैं, एब्जॉर्प्शन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, डायरेक्टली अपनी बॉडी में डाल लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब तरीके हैं अपनी बॉडी में उन ड्रग्स को कंज्यूम करने का। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि जो ड्रग्स हैं उनके क्या डिफरेंट इफ़ेक्ट है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ड्रग ले रहे हो, कितने क्वांटिटी में ले रहे हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वही चीज़ यानी कि कितने क्वांटिटी में ले रहे हो, कितने टाइम से ले रहे हो, तो यही चीज़ बताती है कि आपकी बॉडी पे वो जो ड्रग है वो कितना इफेक्ट करेगा। अगर आप बहुत टाइम से ले रहे हो तो आपकी बॉडी पे वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लग जाएगा एक टाइम पे, और जो डेथ के चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा इन केसेस में। ठीक है, तो ड्रग से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इसका कोई भी अच्छा इफेक्ट नहीं है हमारी बॉडी पे। सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो मतलब कोई ऐसा अच्छा इफेक्ट नहीं होता इन सब का। तो यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, यहाँ पे अब 3 इफेक्ट हैं यहाँ पे, डिप्रेसेंट, हेल्यूसिनोजन और स्टिमुलेंट। ठीक है, ये 3 हमारे इफेक्ट है, मेन जो इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी पे ये पड़ते हैं। डिप्रेसेंट में क्या होता है, इट एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जा क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, मतलब स्लो डाउन कर देते हैं। अब हमारा CNS जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका काम क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है थिंक करने के लिए, कोई बिहेव करने के लिए या एंगर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वो इसी चीज़ को क्या कर देता है, डिप्रेस कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, अब ये स्लो डाउन कर देगा तो हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से सोच नहीं पाएंगे, हम किसी भी चीज़ का कोई भी बिहेव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ब्रेन में कोई सिग्नल गया, ठीक है, अब वो सिग्नल गया तो उस सिग्नल का रिप्लाई अब ब्रेन करेगा। अब ये क्या कर देता है, ब्रेन में वो जो सिग्नल वो भेज रहा है, ठीक है, ब्रेन में जो सिग्नल आ रहा है, अब जब वो सिग्नल भेजेगा तो उसकी जो स्पीड है उसको क्या कर देता है, ये डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या कर देते हैं, उसको स्लो डाउन कर देते हैं। मैसेज भेजने का जो प्रोसेस है उसको क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, तो इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे। हमारा जो ब्रेन है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, कोई भी चीज़ को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। डिप्रेसेंट ड्रग्स का काम ये होता है। तो ये इफेक्ट होते हैं डिप्रेसेंट ड्रग्स के। अब हेल्यूसिनोजन ड्रग्स, ठीक है, डील विद इमेजिनेशन नॉट रियलिटी। मतलब हेल्यूसिनोजन वाले जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, इमेजिनेशन में हमारे ब्रेन को भेज देते हैं। ठीक है, एक ऐसी इमेजिनेशन जिसका कोई भी रियलिटी से कनेक्शन नहीं है। ठीक है, समटाइम्स यू हैव यूफोरिया मतलब हम एक अलग ही हैप्पीनेस की स्टेट में चले जाते हैं, जो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करने लग जाती है, हम बहुत ज़्यादा खुश फील करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा संजू मूवी आपने देखी होगी, उसमें जो ड्रग्स लेता था संजय दत्त, ऐसी टाइप के ड्रग्स होते थे। ठीक है, आपने एक सीन में देखा होगा जिससे वो ड्रग्स लेता है, चारों तरफ फूल वगैरह खिलने लग जाते हैं, सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। तो वो यही ड्रग्स होते हैं जो कि एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील करवाता है। ठीक है, इमोशनल ब्रेकडाउन, इसमें क्या होता है, हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है कि ये हमारी बॉडी पे, क्योंकि ये हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा अटैक कर लेता है, हमारी ब्रेन को एक तरह से ये कैप्चर कर लेता है और उस पर खुद का कंट्रोल जमाता है। डिस्टॉर्ट योर सेंस, हमारे जो सेंस है, सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ थिंकिंग, सेंस ऑफ एवरीथिंग, उसको क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, ख़राब कर देता है, हम कुछ भी ढंग से सोच नहीं पाते। फिर आता है हमारा स्टिमुलेंट मतलब कोई भी चीज़ को स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट मतलब बढ़ाना, स्पीड अप करना। ठीक है, स्टिमुलेंट डिप्रेसेंट का अपोजिट है, क्योंकि ये स्टिमुलेंट क्या करता है, स्पीड अप करता है, बढ़ाता है। ठीक है, इंक्रीज करता है। इट स्टिमुलेंट CNS, ये क्या करता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको क्या करता है, स्पीड अप कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने बताया था जो ब्रेन है वो क्या करता है, मैसेज भेजता है। तो ये क्या करता है, जो मैसेज वाले प्रोसेस को क्या करता है, स्पीड अप कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम और भी ज़्यादा अलर्ट महसूस करते हैं, हमारा जो हार्ट बीट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, एड्रेनलिन ग्लैंड है वहाँ पे से और भी ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, रिड्यूस एपेटाइट, जो हमारी भूख है उसको रिड्यूस कर देता है, स्लीपलेसनेस, एंजाइटी, पैनिक, ये सब चीज़ें हमें अफेक्ट होने लग जाती है हमारी बॉडी में। डिप्रेसेंट, हेलुसिनेजन और स्टिमुलेंट, ये इसके जो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए, डिप्रेसेंट वाले ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, हेलुसिनोजन वाले ड्रग्स कौन से होते हैं, स्टिमुलेंट वाले ड्रग्स कौन से होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, कैनबिस सैटिवा हो गया, GHB हो गया, ओपियाइड्स हो गया, मॉर्फिन हो गया, कैटामाइंस,
मैजिक मशरूम, LSD, कैनाबिस, PCP, एम्फेटामिन्स, कैफीन, निकोटीन, कोकेन, ये सब क्या है? ये सब ड्रग्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारी बॉडी पे, ठीक है? हर टाइप का ड्रग हमारी बॉडी पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो करता ही है, ठीक है? जैसे बॉडी बिल्डिंग में आपने सुना होगा स्टेरॉइड्स, जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, क्यों लेते हैं? ताकि हमारी बॉडी जल्दी से ग्रो कर पाए, ठीक है? हम थोड़ी-सी एक्सरसाइज करें और हमारी बॉडी, हमारे मसल्स बहुत जल्दी ग्रो कर पाएँ। तो ये सब क्या है? ये सब ड्रग्स होते हैं जो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, ठीक है? स्टार्टिंग में अगर आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होगा, बट जब आप इसको लेते रहते हो तो उसका जो बॉडी पे इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और अगर वीडियो आपको किसी भी एंगल से इन्फॉर्मेटिव लगी हो या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।